नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी की। और इसमें भी एक काफी दिलचस्प पहलू पर। जी, सोचिए एक दीवानी मुकदमा चल रहा है और जो वादी हैं, मतलब जिन्होंने केस किया है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके कानूनी वारिसों को उनकी जगह लाया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इसके बाद जो प्रतिवादी है, जिसके खिलाफ केस है, वो अपने लिखित बयान मतलब रिटन स्टेटमेंट में कोई नई बात जोड़ सकता है? हाँ, ये सवाल सुनने में शायद सीधा लगे, पर इसमें प्रक्रिया के कई पेच हैं। खासतौर पर तब जब वो नई बात जोड़ने की कोशिश पहले भी कर चुका हो और नाकाम रहा हो। बिल्कुल। और इसी पर रोशनी डालता है राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच का एक महत्वपूर्ण फैसला। जी, ये केस है किशनलाल बनाम लक्ष्मण दास व अन्य। सिविल रिट याचिका थी नंबर 14192010 और इसका फैसला 1 फरवरी 2011 को आया था। तो आज हम इसी फैसले को आधार बनाकर समझेंगे कि जब सिर्फ वादी के वारिस रिकॉर्ड पर आते हैं, तो क्या ये अपने आप में प्रतिवादी को कोई नया अधिकार दे देता है? मतलब क्या वो अपना बचाव बदल सकता है या वो बातें फिर से ला सकता है जो पहले कोर्ट मना कर चुका है? हाँ, यही समझने की कोशिश करेंगे। ये देखना दिलचस्प है कि कोर्ट ने प्रक्रिया और न्याय के बीच संतुलन कैसा साधा। चलिए, तो फिर इस केस की पृष्ठभूमि में चलते हैं। आपने बताया ये बेदखली का मुकदमा था। जी, और ये कोई नया मामला नहीं था। 1989 में शुरू हुआ था। अरे बाप रे, 1989। जी, मतलब 20 साल से भी ज्यादा पुराना केस था जब ये याचिका हाईकोर्ट पहुंची। बिल्कुल। तो इसी लंबे चलते मुकदमे में, जैसा आपने कहा, मूल वादी की मृत्यु हो गई। तो उनके जो कानूनी वारिस थे, उनको रिकॉर्ड पर लाने के लिए सीपीसी के आदेश 22 नियम 3 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई। आदेश 22 नियम 3। जी, ये खास तौर पर वादी की मृत्यु से जुड़ा है ना? जी हाँ। ये वादी या अपीलकर्ता की मृत्यु पर उनके वारिसों को लाने की प्रक्रिया बताता है। कोर्ट ने वो एप्लीकेशन मंजूर कर ली, वारिस रिकॉर्ड पर आ गए। ठीक है, यहाँ तक तो सब सामान्य लग रहा है। फिर दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? दिक्कत इसके बाद आई। जैसे ही वादी के वारिस रिकॉर्ड पर आए, प्रतिवादी ने, जो इस केस में याचिकाकर्ता किशन लाल थे, उन्होंने एक संशोधित लिखित बयान मतलब अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की कोशिश की। अच्छा। और उस संशोधित बयान में उन्होंने कुछ बिल्कुल नए तथ्य जोड़ दिए। नए तथ्य मतलब बचाव का कोई नया आधार? हाँ, और मजे की बात यह है कि ये वही तथ्य और बचाव थे जिन्हें शामिल करने की उनकी 2 कोशिशें पहले ही निचली अदालत खारिज कर चुकी थी। क्या बात है, मतलब 2 बार कोर्ट मना कर चुका था। कब? जी, पहली बार 29 फरवरी 1996 को और दूसरी बार 6 मई 1998 को। ओह, तो जिन नातों को कोर्ट ने 96 और 98 में मना कर दिया था, उन्हें अब सिर्फ इसलिए कि वादी के वारिस आ गए, फिर से लाने की कोशिश की जा रही थी। ये तो काफी अजीब है। बिल्कुल। तो जो वादी पक्ष था, मतलब अब जो वारिस थे लक्ष्मण दास वगैरह, उन्होंने फौरन इस पर आपत्ति उठाई। उन्होंने सीपीसी के आदेश 6 नियम 16 के तहत अर्जी दी। आदेश 6 नियम 16, ये तो शायद वो नियम है जो प्लीडिंग से गैर जरूरी या तंग करने वाली बातें हटाने की बात करता है। जी हाँ, बिल्कुल वही, कि अगर कोई बात गैर जरूरी है, स्कैंडलस है या उससे मुकदमे में देर हो सकती है, तो कोर्ट उसे हटा सकता है। तो उनकी दलील क्या थी? किस बिना पर वो कह रहे थे कि ये नए तथ्य हटाए जाएं? उनकी दलील बहुत सीधी और तार्किक थी। उन्होंने कहा कि देखिए, वादी पक्ष में बदलाव सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मूल वादी नहीं रहे, उनके वारिस आए हैं। जो मूल वादपत्र है यानी प्लेंट, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दावे का आधार वही है, सिर्फ पार्टियों के नाम बदले हैं कॉज टाइटल में। अच्छा। तो जब दावा बदला ही नहीं, तो प्रतिवादी को अपना पूरा बचाव बदलने या ऐसे नए तथ्य जोड़ने का अधिकार कैसे मिल गया, खासकर वो तथ्य जिन्हें पहले ही मना किया जा चुका है। यहीं पर वो मुख्य कानूनी सवाल आ जाता है कि क्या आदेश 22 नियम 3, जो सिर्फ वादी के वारिसों को लाने की बात करता है, क्या वो प्रतिवादी को ये हक देता है कि वो अपने रिटन स्टेटमेंट में बिल्कुल नए बचाव ले आए? जी, यही हसीन प्रश्न था। क्या ये महज एक प्रक्रियात्मक घटना प्रतिवादी के लिए नए सब्सटैंटिव अधिकार पैदा कर देती है? और आपने शुरू में इशारा किया था कि आदेश 22 नियम 4 शायद इससे अलग है। नियम 4 तो प्रतिवादी के वारिसों के बारे में है ना? हाँ, बिल्कुल। नियम 4 तब लागू होता है जब प्रतिवादी की मृत्यु होती है, और इन दोनों नियमों में यानी नियम 3 और नियम 4 में प्रतिवादी के अधिकारों के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है
जिस पर कोर्ट ने ध्यान दिया। अच्छा, क्या अंतर है? उस पर हम आते हैं। पहले ये देख लें कि प्रतिवादी ने अपनी बात के समर्थन में एक पुराने केस का हवाला भी दिया था, मकसूदा बनाम अब्दुल करीम। जी। ये 1996 का ही राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला था। ओके, तो कोर्ट को ये भी देखना था कि क्या वो मकसूदा वाला केस यहाँ लागू होता है। जी, तो पहले निचली अदालत ने क्या किया? जब वादी ने आपत्ति की कि ये नए तथ्य हटाए जाएं, हाँ, निचली अदालत का क्या रोक था? निचली अदालत ने वादी की बात मान ली। उन्होंने वादी की जो आदेश 6 नियम 16 वाली अर्जी थी उसे स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी के संशोधित लिखित बयान से वो नए वाले विवादास्पद तथ्य हटाने का आदेश दे दिया। अच्छा, तो निचली अदालत ने वादी के हक में फैसला दिया। जी। और फिर इसी आदेश के खिलाफ प्रतिवादी किशनलाल हाईकोर्ट गए, ये रिट याचिका लेकर। बिल्कुल, निचली अदालत के इसी आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। तो अब आते हैं हाईकोर्ट के फैसले पर। न्यायमूर्ति एमएन भंडारी ने इस मामले को कैसे देखा? क्या निचली अदालत का फैसला सही माना गया? हाँ, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया और प्रतिवादी की रिट याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का विश्लेषण बहुत साफ था। क्या मुख्य कारण दिए कोर्ट ने? सबसे पहला और सबसे अहम बिंदु, कोर्ट ने ये स्थापित किया कि आदेश 22 नियम 3 के तहत जब सिर्फ वादी के कानूनी वारिस रिकॉर्ड पर आते हैं तो ये प्रक्रिया अपने आप में ऑटोमेटिकली प्रतिवादी को ये अधिकार नहीं देती कि वो अपने लिखित बयान में नए तथ्य या नए बचाव जोड़ सकें। अच्छा, मतलब सिर्फ वारिसों के आने से प्रतिवादी को कोई नया मौका नहीं मिल जाता? नहीं मिलता, खासकर तब जब वादी के संशोधित वादपत्र में सिर्फ नाम बदले गए हों, जैसा इस केस में हुआ था। दावे का जो मूल आधार था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो कोर्ट का तर्क ये था कि जब वादी का दावा ही नहीं बदला तो प्रतिवादी का बचाव क्यों बदले? एग्जैक्टली। जब प्लेंट का सब्सटेंस वही है तो डिफेंडेंट को नया डिफेंस लेने का आधार कहां से मिला? समझ गई। अब वो नियम 3 और नियम 4 वाले अंतर पर आते हैं, वो कैसे महत्वपूर्ण हुआ? ये बहुत क्रूशल पॉइंट था। कोर्ट ने दोनों नियमों को ध्यान से देखा। आदेश 22 नियम 4, जैसा हमने कहा, प्रतिवादी की मृत्यु पर उसके वारिसों को लाने से जुड़ा है। जी। और उस नियम के उपनियम यानी रूल 4 सब रूल 2 में साफ साफ लिखा है, ये प्रतिवादी के वारिस को एक खास अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? ये कहता है कि जो वारिस प्रतिवादी के तौर पर रिकॉर्ड पर लाया गया है वो मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप कोई भी बचाव कर सकता है। मतलब एनी डिफेंस अप्रोप्रिएट टू हिज कैरेक्टर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, तो नियम 4(2) में तो एक्सप्लिसिटली लिखा है कि प्रतिवादी का वारिस अपनी स्थिति के हिसाब से बचाव कर सकता है। जी हाँ, ये एक स्पेसिफिक राइट है जो उसे दिया गया है। लेकिन जब आप नियम 3 देखते हैं जो वादी की मृत्यु से जुड़ा है, उसमें प्रतिवादी के लिए ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन नहीं है। मतलब नियम 3 में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वादी के वारिस आने पर प्रतिवादी को भी कुछ खास अधिकार मिलेंगे? बिल्कुल नहीं लिखा। नियम 3 सिर्फ ये बताता है कि वादी के वारिस कैसे आएंगे और मुकदमा जारी रहेगा। ये कहीं नहीं कहता है कि इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी को अपना बयान बदलने या नए बचाव जोड़ने का हक मिल जाएगा। तो ये तो बहुत साफ अंतर है। कोर्ट ने माना कि लेजिस्लेटिव इंटेंट मतलब कानून बनाने वालों का इरादा ही शायद ये था कि दोनों स्थितियों को अलग रखा जाए। हाँ, कोर्ट का निष्कर्ष यही था। नियम 4(2) में खास प्रावधान का होना और नियम 3 में वैसे प्रावधान का न होना ये दिखाता है कि दोनों हालात एक जैसे नहीं हैं। इसलिए नियम 3 की स्थिति में प्रतिवादी नियम 4(2) जैसा कोई अधिकार क्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल साफ हो गया ये। अब वो मकसूदा वाले केस का क्या हुआ जिसका हवाला प्रतिवादी दे रहे थे? कोर्ट ने उस दलील को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो मकसूदा वाला फैसला था वो आदेश 22 नियम 4 के तहत दिया गया था, जहां नियम 4(2) का विशिष्ट अधिकार मौजूद है। अच्छा। चूंकि ये मौजूदा मामला नियम 3 का था, जहां वैसा कोई अधिकार प्रतिवादी को नहीं है, इसलिए मकसूदा केस के सिद्धांत यहां लागू ही नहीं होते। वो रिलायंस गलत था। वाह, मतलब कोर्ट ने कानूनी नुक्ते को बहुत बारीकी से परखा। ये छोटी सी लगने वाली प्रक्रिया की बात कितनी अहम निकली। जी हाँ, सिविल प्रक्रिया में हर नियम, हर शब्द का अपना महत्व होता है। एक स्थिति के लिए दिया गया अधिकार दूसरी स्थिति पर लागू नहीं हो सकता जब तक कानून खुद ऐसा ना कहे।
कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि जिन नए तथ्यों को प्रतिवादी अब लाने की कोशिश कर रहा था वो पहले ही 2 बार खारिज हो चुके थे। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आधार था याचिका खारिज करने का। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि जब 1996 और 1998 में निचली अदालत ने उन्हीं तथ्यों को जोड़ने की अर्जियां खारिज कर दी थीं और प्रतिवादी ने उन आदेशों को उस समय चुनौती नहीं दी। हाँ, तो वो आदेश अंतिम हो गए थे, फाइनल हो गए थे। वो इश्यू एक तरह से डिसाइडेड हो गया था। रेस जुडिकाटा जैसा कुछ, मतलब जो बात तय हो गई उसे बार बार नहीं उठा सकते। हाँ, आप कह सकती हैं कि उसी सिद्धांत की आत्मा यहां काम कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी अब इतने सालों बाद उन्हीं खारिज हो चुकी बातों को एक तरह से पिछले दरवाजे से वादी के वारिसों के आने का बहाना बनाकर मुकदमे में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, जो आदेश फाइनल हो चुके हैं उन्हें इस तरह इनडायरेक्टली नलीफाई नहीं किया जा सकता। ये तो एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं। तो संक्षेप में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही पाया कि प्रतिवादी के संशोधित लिखित बयान से वो नए और पहले खारिज हो चुके तथ्य हटाए जाने चाहिए। एकदम सही। हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने वादी की आदेश 6 नियम 16 वाली अर्जी मंजूर करके कोई ज्यूरिसडिक्शनल एरर या लीगल इन्फॉर्मिटी नहीं की थी। फैसला सही था, इसलिए किशन लाल की रिट याचिका खारिज कर दी गई। ये पूरा मामला वाकई सिविल प्रक्रिया की एक अहम बारीकी सिखाता है कि हर प्रक्रियात्मक कदम, जैसे किसी के वारिस का रिकॉर्ड पर आना, दूसरे पक्ष को अपना पूरा केस बदलने का खुला निमंत्रण नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ एक संतुलन साधना होता है। प्रक्रिया का उद्देश्य न्याय को सुगम बनाना है, न कि उसे अंधहीन बना देना। अगर हर छोटे बदलाव पर पार्टियों को पूरा केस बदलने दिया जाए तो मुकदमे कभी खत्म ही नहीं होंगे। और सोचने वाली बात यह भी है, क्या ये न्याय संगत लगता कि सिर्फ इसलिए कि वादी पक्ष में वारिस आ गए, प्रतिवादी को उन बातों को फिर से उठाने का मौका मिल जाए जिन्हें कोर्ट पहले ही मेरिट पर देख के मना कर चुका है, वो भी इतने पुराने केस में? हाँ, ये कानूनी निश्चितता, लीगल सर्टेनिटी और निष्पक्षता, फेयरनेस का सवाल है। प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन वादी को भी ये उम्मीद रखने का हक है कि जो मुद्दे तय हो चुके हैं वो बार बार न खुलें और मुकदमा एक तार्किक अंत तक पहुंचे। और इस सब के बीच ये बात भी ध्यान खींचती है कि 1989 में शुरू हुआ केस 2011 तक, मतलब 22 साल बाद भी सिर्फ एक प्रक्रियात्मक बिंदु पर हाईकोर्ट में था। ये हमारी न्याय प्रणाली की रफ्तार पर भी एक टिप्पणी है। निसंदेह ये देरी वाला पहलू तो है ही और बहुत चिंताजनक है। हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश के अंत में निचली अदालत से कहा था कि भाई ये बहुत पुराना मामला है, इसे अब बिना और देरी के जल्दी से निपटाया जाए। तो इस पूरी चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार क्या हो सकता है, कोई टेक अवे? शायद ये कि सिविल प्रक्रिया सिर्फ नियमों का जाल नहीं है, इसके पीछे न्याय के बड़े सिद्धांत काम करते हैं। निष्पक्षता, अंतिम निर्णय तक पहुंचना, स्थिरता। ये केस दिखाता है कि कोर्ट कैसे इन सिद्धांतों में तालमेल बिठाता है, खासकर तब जब कोई पक्ष प्रक्रिया का इस्तेमाल शायद उन मुद्दों को फिर से खोलने के लिए करना चाहता है जो पहले ही बंद हो चुके हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कानून के शब्दों के साथ साथ उसकी भावना को समझना कितना जरूरी है। क्या प्रक्रिया का इस्तेमाल न्याय के रास्ते को आसान बनाने के लिए हो रहा है या उसे और उलझाने के लिए? ये सवाल हमेशा अहम रहेगा।